Hi everyone, this is Mayank Kotaria and we have this another question based on the ratio and ratio analysis. इस क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट निकालनी है, बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है बेसिकली। तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे करके निकालनी पड़ेगी जो रेशियोज हमको दिए हुए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द असेट्स ऑफ सोना लिमिटेड, जो भी असेट साइड होती है ना सोना लिमिटेड की, इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ सो फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स ऐसे दो है। वाइल इट्स करंट लाइबिलिटी, जो करंट लाइबिलिटी वाला पार्ट है, इट कंप्राइजेस ऑफ बैंक क्रेडिट। अब करंट लाइबिलिटी कंप्राइज मतलब इसके अंदर बैंक क्रेडिट है, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो करंट लाइबिलिटी के दो हिस्से हो जाएंगे, एक मैं बोलूंगा बैंक क्रेडिट और एक मैं बोलूंगा अदर करंट लाइबिलिटीज। सो बैंक क्रेडिट 2 और अदर करंट लाइबिलिटीज 1, ये रेशियो है। ठीक है, उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2016 विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको शेयर कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वर्किंग कैपिटल सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं इन दो, वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो को यूज़ करके आपकी करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी की दोनों फिगर आ जाएगी। एक बार करंट लाइबिलिटी की फिगर आ गई तो आपकी ये वाली दोनों फिगर भी आ जाएगी। उसके बाद आगे ग्रॉस मार्जिन दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर दिया है, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है। ग्रॉस मार्जिन काय के लिए काम आएगा? सेल्स माइनस ग्रॉस मार्जिन विल बी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो सेल्स और ग्रॉस मार्जिन आपके पास में है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस मार्जिन है तो सेल्स निकाल सकते हो। सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है तो ग्रॉस मार्जिन निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर में दो चीज़ें आपकी आती है, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है और एक तो स्टॉक आता है। सो एक चीज़ दी होगी तो दूसरी हम निकाल पाएंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड से डेटर्स और सेल्स का लेना देना होता है। सो डेटर्स का बैलेंस यहाँ से निकलेगा। करंट रेशियो, ठीक है, क्विक रेशियो और करंट रेशियो में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है, वो है इन्वेंटरी। सो इन्वेंट्री यहाँ से निकलेगी क्विक रेशियो से। एक बार इन्वेंट्री यहाँ से निकलने के बाद में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की मदद से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस मार्जिन के हेल्प से सेल्स भी निकल जाएगा। आगे रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बैंक एंड कैश, ये रेशियो आपको दिया हुआ है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बैंक एंड कैश इज 4 टाइम्स। मतलब 1 रुपये अगर बैंक में पड़े हैं तो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस 4 रुपये का होगा। 2 रुपये बैंक में पड़े तो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस 8 रुपये का होगा। और उसके बाद अज्यूम करो कि 360 डेज इन अ ईयर आपको लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैलेंस शीट निकाल देता हूँ। यहाँ मेरे फिक्स्ड असेट्स होंगे, यहाँ मैं शेयर कैपिटल ले लूँगा, थोड़ा बड़ा बेटर रहेगा टेबल। आई थिंक इतनी ही चीज़ें हैं, अगर कुछ और निकली तो चेंज कर लेंगे जितना क्वेश्चन मैंने पढ़ा है अभी तक। करंट असेट में सबसे पहले स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक, बस इतनी ही चीज़ें हैं। कुछ और रहा तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। शुरुआत आपको करनी चाहिए जहाँ पे सबसे पहले फिगर दी हुई है। तो या तो आप शेयर कैपिटल ले लो या तो आप वर्किंग कैपिटल ले लो। अब शेयर कैपिटल का कहीं और रेशियो कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो शेयर कैपिटल में डायरेक्ट उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ 5,75,000, और आई थिंक कोई भी लेना देना नहीं है उसका। वर्किंग कैपिटल से शुरुआत करते हैं। या फिर बेस्ट रहेगा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, आपको
करंट रेशियो दिया हुआ 1.5, so current asset by current liability, so current assets will be 1.5 times current liability. अब इसके बाद में working capital is nothing but current assets minus current liability. Current assets is nothing but 1.5 times current liability minus current liability. यही वाली जो करंट असेट्स की फिगर थी मैंने यहाँ पे रख दी. करंट असेट्स हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000, सॉरी वर्किंग कैपिटल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000 माइनस 0.5 करंट लाइबिलिटी. सो करंट लाइबिलिटी आपकी आ जाएगी 3 लाख सॉल्व करने पे. उससे आपका करंट असेट्स भी आ जाएगा. आप देख रहे हो ध्यान से, करंट असेट्स आपको कितना दिया हुआ है 1.5 टाइम्स करंट लाइबिलिटी. 3 लाख की करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी 3 लाख की है, उसके 1.5 गुना 1.5 टाइम्स आपका करंट असेट्स है. तो 1.5 गुना कितना हो गया 4.5 लाख. सो ये दो चीज़ें आपकी यहाँ पे निकल गई. ठीक है, एज सच डायरेक्टली ये दोनों चीज़ें कुछ काम की नहीं, लेकिन टोटलिटी में ज़रूर काम की है. आगे देखेंगे. बी, वर्किंग कैपिटल यूज़ कर लिया मैंने. अब मैं क्विक रेशियो भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर चलो क्विक रेशियो यूज़ करते हैं. 0.8:1. क्विक रेशियो यानी कि एसिड टेस्ट रेशियो, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड, या इन्वेंट्री की जगह स्टॉक ले लो, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी. ये है 0.8. करंट असेट्स है 4.5 लाख माइनस स्टॉक हमको नहीं पता, करंट लाइबिलिटी है 3 लाख. तो इससे आपका स्टॉक की वैल्यू निकल जाएगी. 3 लाख उधर जाएंगे तो हो जाएगा 0.8 से मल्टीप्लाई 2,40,000, और 4.5 लाख उसमें से हो जाएंगे माइनस, तो स्टॉक आएगा 2,10,000 का. ठीक है, ये आपका स्टॉक आ गया 2,10,000 का. सबसे पहली चीज़ यहाँ लिख लेते हैं, स्टॉक 2,10,000. ठीक है, और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. इन्वेंट्री आ गई है ना, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यूज़ करते हैं 5 टाइम्स. सी, इसका फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. स्टॉक को मैं कितनी बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक. ये 5 है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको अभी नहीं पता, स्टॉक आ गया 2,10,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 10,50,000. ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 10,50,000 आ गया. अब देखो, आपने इन्वेंट्री टर्नओवर भी यूज़ कर लिया. ग्रॉस मार्जिन 25% दिया हुआ है. अब हम ग्रॉस मार्जिन को यूज़ करेंगे. देखो, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सेल्स माइनस ग्रॉस, अरे सॉरी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है,
और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, या मार्जिन तो हमको दिया हुआ है, इज नथिंग बट ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, राइट। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमको कितना दिया हुआ है? 25%। 25% हमको दिया हुआ है यहाँ पे, ये हो गया 25%। और ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान दो, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय सेल्स। बात सेम ही पड़ी। अब इससे आपका सेल्स का अमाउंट निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 10,50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स। तो 10 लाख, सॉरी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.25 सेल्स, ध्यान देंगे, माइनस माइनस में नहीं करते उसको। अच्छा, अगर आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10,50,000 इज इक्वल टू सेल्स माइनस 0.25 सेल्स। तो सेल्स इज इक्वल टू 10,50,000 डिवाइडेड बाय 0.75 एंड सेल्स इज इक्वल टू 14 लाख रुपए। सो 14 लाख रुपीज़ विल बी द सेल। मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ जो कि काफ़ी आसान है, अगर आपको वो समझ में आ जाए तो ये सब इतना फार्मूला लिखना पड़ेगा ही नहीं आपको। सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर ये 25% है और सेल्स अगर 100% होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना परसेंट हुआ? 75% हुआ। देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय 75%। सिंपल, 10,75,000 बाय 75 एंड दिस विल गिव यू 14 लाख रुपीज़ का अमाउंट सेल्स। चलो जैसे भी आपको ठीक लगे, ये थोड़ा समझने में दिक्कत जाएगी, एक बार आपको ये समझ में आ गया तो कैलकुलेशन करने में आसान होगा, टाइम सेविंग। सेल्स हमारे पास में आ गया, ग्रॉस मार्जिन हमारे पास में आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमारे पास में आ गया, सेल्स आ गया तो सेल्स से डेटर्स निकल सकते हैं अब आपके, ठीक है। सेल्स से हम डेटर्स निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ्स का यूज़ करके। अब इन्होंने 1.5 मंथ्स लिखा है लेकिन नीचे में लिखा है 360 डेज इन अ ईयर कैलकुलेट रखना है। सो अगर 360 दिन एक साल के हैं तो हम मान के चलेंगे 30 दिन एक महीने के हैं, तो 1.5 महीने के 45 दिन हो गए, 45 डेज। सो एवरेज कलेक्शन पीरियड ई, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है? काफ़ी टाइम हमने ये यूज़ कर लिया पुराने क्वेश्चंस में भी। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज़ नथिंग बट जो भी आपके डेटर्स होते हैं डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना, मैं 45 डेज ले लूँ, 1.5 मंथ यानी 45 डेज, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1.5 मंथ। डेटर्स हमको पता है नहीं सर, ये तो निकालना है। डेली क्रेडिट सेल कैसे निकालोगे? टोटल सेल आप 14 लाख का लोगे, डिवाइडेड बाय 360 करोगे तो एक दिन का सेल आ जाएगा। सो डेटर्स का बैलेंस आएगा आपका 1,75,000। ख़त्म। तो ये मैं डेटर्स यहाँ ले लेता हूँ, बैलेंस शीट में ये डेटर्स आ गए 1 लाख, सॉरी ये तो हटा दो, फिर से आगे
1,75,000 के डेटर्स आ गए। करंट असेट्स हमको टोटल पता है कितने, 4,50,000। ठीक है, तो कैश एंड बैंक का आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कैश एंड बैंक का बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका, चलो यहाँ नहीं लिखते, 2, 10, 1, 75, ABCDEF। करंट असेट्स में आपके 3 चीज़ें, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक। ठीक है, स्टॉक आपका हो गया 2,10,000 का, डेटर्स था 1,75 का, और कैश एंड बैंक आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। आपको पता है टोटल मेरे करंट असेट्स कितने थे, 4.5 लाख। सो कैश एंड बैंक का आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा और 1,75। अरे ₹65,000। तो ये हो गया आपका 65,000। ठीक है, धीरे धीरे अब एक एक ही चीज़ करके निकालेंगे तो सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी आगे। और क्या दिया हुआ है, हाँ एक चीज़ अपन ने यूज़ नहीं की अभी तक, क्विक रेशियो। नहीं क्विक रेशियो नहीं, सॉरी, आपका ऊपर में जो दिया हुआ है करंट लाइबिलिटीज़ में बैंक क्रेडिट 2:1, इसको यूज़ कर लेते। ध्यान दो, EFG करंट लाइबिलिटी जो है ना आपकी, इट इज़ नथिंग बट बैंक क्रेडिट प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज़। और उसमें ये बोलना है कि 2+1 का रेशियो है, यानी कि अगर इसका मतलब क्या होता है आप समझ लो, 3 रुपये अगर टोटल करंट लाइबिलिटी है तो उसमें से 2 रुपये बैंक क्रेडिट है और 1 रुपया का आपका अदर करंट लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, ये रेशियो है आपका। सो देयरफॉर बैंक क्रेडिट कितना है, करंट लाइबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय 2/3। 3 रुपये में से 2 रुपये किसके हो गए, बैंक क्रेडिट के। सो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो ये आएंगे आपके 2 लाख बैंक क्रेडिट। वैसे ही आप अदर करंट लाइबिलिटीज निकालोगे, वो कितना है करंट लाइबिलिटी का, 1/3। करंट लाइबिलिटी 3 लाख, उसका 1/3 अगर आप कैलकुलेट करो तो वो आता है 1 लाख अदर करंट लाइबिलिटीज़। सो आपकी 2 चीज़ें यहाँ से निकल गई, अदर करंट लाइबिलिटी 1 लाख की, बैंक क्रेडिट 2 लाख का। तो आपका आंसर ऐसे ही हुआ ना, आपके पास टोटल है 3 लाख, उसमें से 2 लाख हो गया बैंक क्रेडिट और 1 लाख हो गया अदर करंट लाइबिलिटीज़, 2:1 का रेशो। तो ये मैं यहाँ लिख लूँगा अदर करंट लाइबिलिटी 1 लाख की, बैंक क्रेडिट 2 लाख का। ठीक है, अब एक और आखिरी सिर्फ रेशो आपका जो रह गया वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बैंक एंड कैश 4 टाइम। रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बैंक एंड कैश 4 टाइम, H। बैंक और कैश आप नीचे ले लो,
उन्होंने बोला 4 टाइम्स। रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको पता है क्या? नहीं सर। लेकिन कैश एंड बैंक तो आपको पता है ना। कैश एंड बैंक अभी हमने निकाला, वो था 65,000 रुपीज़ का, लास्ट में आपको यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, 65,000। ये हो गया 4 टाइम्स। तो फाइनल फिगर आ गई आपकी रिजर्व्स एंड सरप्लस की 2,60,000। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका आ जाएगा 2,60,000 का। और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस अपन बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। एक यही फिगर बची थी जिससे सारी डिटेल आपकी पेंडिंग थी, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 60,000। अब इसकी हम टोटल कर लेते हैं यहाँ पे, 575 प्लस 2,60,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,00,000, 11,35,000। अगर लाइबिलिटी साइड 11,35,000 है, इसका मतलब असेट साइड भी मेरी 11,35,000 होनी चाहिए। और अगर असेट साइड 11,35,000 है तो सिर्फ एक ही फिगर उसमें बैलेंसिंग बची हुई है, उस इसको हम बैलेंसिंग फिगर करके लिखेंगे, विच इज़ नथिंग बट द फिक्स्ड असेट्स। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसमें से 4.5 लाख के आपके करंट असेट्स माइनस हो जाएंगे, दैट इज 6,85,000। ख़त्म। बैलेंस शीट किसकी है ये? सोना लिमिटेड। as at 31st March 2016। खत्म। फाइनल आंसर। स्लाइड्स लिख देता हूँ मैं, स्लाइड नंबर, चलो सिर्फ नंबर्स लिख देता हूँ। स्लाइड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस 8 स्लाइड में आपका सारा आंसर खत्म हो गया। आंसर्स नोट डाउन कर लो, कोई भी दिक्कत हो, डाउट और आपको लगता है कोई ऑल्टरनेटिव भी हो सकता था किसी पर्टिकुलर चीज़ को कैलकुलेट करने का, तो ज़रूर मुझसे बात कीजिएगा। बाय बाय।